हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हमने शुरू की थी पीटी 365 सीरीज और हम इकोनॉमी वाला सेक्शन कर रहे थे। टिल 3.4 वी हैव डन इट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है जीडीपी बेस ईयर रिवीजन। गवर्नमेंट ने फॉर्म किया 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। अपडेट करने के लिए जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 जो अब तक यूज़ कर रहे हैं वहाँ से हम चेंज करेंगे 2022 एंड 23। एडवाइजरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विश्वनाथ कोलदार हैज़ बीन फॉर्म्ड किसके लिए? जो आइडेंटिफाई करेगी न्यू डेटा सोर्सेज और मेथडोलॉजी को रीडिफाइन करेगी फॉर कंपाइलिंग एनएएस नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स और and align GDP with inflation and industrial indices. CSO Central Statistics Office brings out NAS annually and which includes GDP estimate from multiple approaches. तो ये काम किसका है? CSO का, Central Statistics Office का. Excuse me. Previously in 2015 the base year was changed from 2004-5 to 11-12. लास्ट जो रिवीजन हुआ था वो 2005 में हुआ था, उससे 2015 में हुआ था, उससे पहले हम 2004-5 को बेस ईयर यूज़ कर रहे थे। फ्रॉम 2015 हम 2011-12 को एज अ बेस ईयर कंसीडर करते हैं। जनरली हम बेस ईयर वो लेते हैं जहाँ पे मतलब जिस फाइनेंशियल टर्म में कोई अप्स एंड डाउन नहीं आएगा, जो सबसे स्टेबल ईयर जो होगा उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ बेस ईयर। In the new series, CSO did away with the GDP at factor cost and adopted the international practice of valuing industry-wise estimates as gross value added at basic prices. कि हम जैसे चाहे GDP हो, GDP से फिर हम NDP काउंट करते कैलकुलेट करते हैं, GNP करते हैं, NNP करते हैं, तो हम सारे दो फैक्टर्स पे करते हैं, वन एट मार्केट प्राइस एंड सेकेंड एट फैक्टर कोस्ट। तो ये कह रहा है कि जो नई सीरीज आएगी इसमें GDP एट फैक्टर कोस्ट को हमने एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह यूज़ किया है इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो मोस्टली कंट्रीज जिसको यूज़ करती हैं, दैट इज ग्रोस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस। अब बेस ईयर क्या है? एक रेफरेंस ईयर जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं रियल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। बेस ईयर इज अ बेंचमार्क यूज्ड फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी की, वो क्या है? फर्स्ट, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करता, जैसे हाउस होल्ड वर्क है वो कैलकुलेट नहीं होगा, या इन्वायरमेंटल डैमेजेस को भी कंसीडर नहीं करता, उसको भी ओवरलुक करता है। इट डजंट मेजर द वेलफेयर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। कंप्लीटली ये इकोनॉमिक टर्म्स में देखता है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू है ईदर एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट। ये इनकम इनइक्वालिटी को इग्नोर करता है एंड इट मिसेस द इनफॉर्मल इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो। ये कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी की। अब नीड क्या है अपडेट करने की जीडीपी बेस ईयर को? फर्स्ट, टू रिमूव द इन्फ्लेशन इफेक्ट्स। इन्फ्लेशन इफेक्ट को रिमूव करना, जो मतलब जो पुराना बेस ईयर है दैट इज आउटडेटेड, और हो सकता है कि ओवर एस्टिमेट करे या अंडर एस्टिमेट करे प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी प्राइस राइज हो रहा है या दूसरे कोई भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए इट इंक्लूड्स न्यू डेटा फ्रॉम डिजिटाइजेशन, जो इन्हांस करेगा ज़्यादा रिलायबल डेटा यूज़, ग्लोबल कंपैरिजन क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अलाइन कर रहे हैं, एंड देर आर अदर रीजंस लाइक अडॉप्ट्स टू पोस्ट पेंडेमिक डायनामिक्स एंड टू सपोर्ट द पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा। जीडीपी थियोरेटिकली जीडीपी कैन बी मेजर्ड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 तरह से कैलकुलेट की जाती है, एक है प्रोडक्शन मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक है इनकम मेथड। जब हम प्रोडक्शन मेथड देखते हैं तो हम एवरेज देखते हैं सारी सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन एन इकोनॉमी होगा जीडीपी, और ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रोडक्शन मेथड मतलब टोटल वैल्यू देख रहे हैं, ग्रोस वैल्यू देख रहे हैं, सारी फॉर्म्स किसी भी इकोनॉमी में जो भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसका सम। एक्सपेंडिचर मेथड में इट एड्स अप ऑल फाइनल स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी, जो फेमस जो है C+G+I+X-M, कि कंज्यूमर ने जितना स्पेंड किया है, बिजनेस सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जितनी है, और नेट इंपोर्ट है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट। ये होगा एक्सपेंडिचर मेथड। एंड थर्ड मेथड है जो है इनकम मेथड, इट इज सम ऑफ इनकम जनरेटेड बाय प्रोडक्शन। अब उन प्रोडक्शन में क्या क्या? वेजेस हो गए, प्रॉफिट, जैसे वेजेस हो गई लेबर क्लास की, प्रॉफिट बिजनेस क्लास की, इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की है तो, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम
अब्रॉड, NFI। तो इन 3 मेथड से GDP कैलकुलेट की जाती है। 2 होती है, एक होती है रियल GDP और एक होती है नॉमिनल GDP। हम जो कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी नॉमिनल GDP। जब उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं, माइनस करते हैं इन्फ्लेशन, तो जो आती है वो होती है रियल GDP। सो रियल GDP इज नॉमिनल GDP माइनस इन्फ्लेशन। Next topic is purchasing power parities. Global purchasing power parity data for 2021 has been released by International Comparison Program ICP, जो प्रोड्यूस किया है 176 कंट्रीज के लिए, इकोनॉमीज के लिए। चाइना लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन 2021, फॉलोड बाय US ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है? ये एक एक्सचेंज रेट है एट विच वन नेशंस करेंसी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। कि वो एक्सचेंज रेट जिस बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर मैं एक पानी की बोतल खरीद रही हूँ और वही एक पानी की बोतल खरीदने के लिए मुझे रुपी कितना पे करना पड़ रहा है, और अगर दूसरी US से कंपेयर कर रहे हैं तो डॉलर कितना पे करना पड़ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। जिसकी वैल्यू को वो इजीली अफोर्ड करेगा दैट हैज मोर परचेजिंग पावर पैरिटी। India's economy was the third largest, contributing to 7.2% of global GDP. And on the basis of GDP ranking, India is the 5th largest at present. High income economies with just 16.4% of world population accounted for 46% of global GDP. On the other hand, low income economies 8.4% जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, it accounted for just 1% of global GDP. That is income inequality या disparity शो करता है। अब PPP it is used to determine the relative value of different currencies. सिग्निफिकेंस क्या है? ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजर है ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द नेशन देन द मार्केट एक्सचेंज बेस्ड एस्टिमेट्स। अब मार्केट एक्सचेंज रेट्स क्या है? ऑफन इन्फ्लेट्स द बाइंग पावर ऑफ हाई इनकम कंट्रीज जब प्राइसेस ज़्यादा हो, एंड अंडर एस्टिमेट दैट लो इनकम वन जब प्राइसेस कम हो। PPP exchange rates are relatively stable over time than the market exchange, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, एंड फ्लक्चुएशंस जो किसी ग्लोबल फिनोमिना की वजह से भी हो सकते हैं या फिर इंटरनल इश्यूज की वजह से भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे बेस होगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट इज ICP, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, एक वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव है जो कलेक्ट और कंपेयर करता है प्राइस डेटा एंड डिटेल्ड GDP एक्सपेंडिचर्स टू प्रोड्यूस PPP's वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। 1968 में इनिशिएट किया गया था, कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड बैंक अंडर द UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये प्राइस लेवल इंडेक्स भी मेजर करता है विच इज द रेशियो ऑफ PPP टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज किए हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टाइटल्ड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का। थर्ड लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड कंट्री है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024, और G20 मेंबर्स में इट प्लेस्ड एट 12th पोजीशन इन द लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स। कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो 11.74% कंट्रीब्यूट करता है टू नेशनल इनकम। एक इन एब्सोल्यूट नंबर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP इज $402 billion. It accounted for 14.67 million workers एंड और 2.55% ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेटेड वर्कफोर्स है उसका। सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, डिजिटल इनेबलिंग इंडस्ट्रीज, it accounted for 7.83% of gross value added, जो हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसमें सेक्टर्स आ जाते हैं जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। दूसरा न्यू डिजिटल इंडस्ट्रीज जो कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 2% ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसमें आते हैं बिग टेक प्लेयर्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडियरीज। इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एंड ट्रेड, जो दैट कंट्रीब्यूट्स टू अकाउंट अराउंड 2% ऑफ नेशनल ग्रोस वैल्यू एडेड। बेनिफिट्स क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल इकोनॉमी का? फर्स्ट, ये इन्हांस करता है एक्सपोर्ट्स को,
India is the second highest ICT service exporter in the world, behind Ireland. फर्स्ट इज आयरलैंड. सेकेंड, सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करता है, जैसे ई प्रोग्राम शुरू हो गए, ई हॉस्पिटल हो गया, ई संजीवनी हो गया, जो फैसिलिटीज़ को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है. नेक्स्ट, इंक्रीज करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है. स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, जैसे इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ होम ग्रोन यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड and it also host about 55% of world global capability centers. तो global capability centers क्या है? These are the offshore centers जो establish किए हैं by multinational corporation जो provide करते हैं variety of services provide करते हैं to their parent organization including research and development, IT and business process management. So these are the significance of digital economy. Next topic is direct benefit transfer. As per recent report by State Bank of India, the direct benefit transfer amount to women through various services has crossed $2 trillion mark across multiple states. कि जो specifically women को transfer हुए हैं, that has crossed $2 trillion mark. अब DBT schemes of states जैसे कर्नाटका में चलता है गृह लक्ष्मी, महाराष्ट्र में चलता है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मध्य प्रदेश में चलता है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, उड़ीसा में चलता है सुभद्रा योजना. तो ये कुछ प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में चलती हैं और जो जिनके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं टू वीमेन. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013 में लॉन्च किया गया था, जो रिफॉर्म करेगा ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म को, चाहे वो कैश सब्सिडीज हो या बेनिफिट्स हो, और उसके साथ साथ ये इंश्योर करेगा देयर इज अ रिडक्शन इन लीकेज, फास्टर डिलीवरी हो और फंड फ्लो में कोई भी डिले ना हो. स्कोप अगर देखें तो फर्स्ट इज कैश ट्रांसफर एंड सेकंड इज इन काइंड ट्रांसफर. कैश ट्रांसफर जैसे पीएम किसान हो गया, जो फार्मर्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि बेसिकली एन अमाउंट ऑफ 6,000 हैज बीन ट्रांसफर टू द फार्मर्स अकाउंट, जो 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में जाएगा, 2,000 पर इंस्टॉलमेंट. तो ये भी डीबीटी से होता है. पेंशन जैसे होगी हर मंथ, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या स्कॉलरशिप, ये सारे कैश ट्रांसफर होते हैं थ्रू डीबीटी. इन काइंड ट्रांसफर में जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गए या स्कूल मील्स हो गई. मैकेनिज्म built on India Stack. First is Public Financial Management System, PMFS. एक प्लेटफॉर्म है जो फंक्शन करता है सच एज बेनिफिशियरी लिस्ट प्रिपरेशन की किस किस को ट्रांसफर किए जाएंगे उसकी लिस्ट बनाता है, डिजिटल साइनिंग एंड पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज ऑफ NPCI. दूसरा है जैम जन धन आधार ट्रिनिटी, जो इंटीग्रेट करता है आधार बेस्ड जन धन अकाउंट्स को विद मोबाइल नंबर्स और डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं बेनिफिशरीज को. बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को यूज़ करना, पेमेंट बैंक्स को यूज़ करना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यूज़ करना टू फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन और फंड्स की डिलीवरी के लिए. नेक्स्ट इज UPI इंटीग्रेशन दैट एक्सपेंड्स द इंटरऑपरेबिलिटी, अलाउ करता है दोनों को, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इन डिलीवरिंग दी सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES 2023-24. NSSO ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने रिलीज किए हैं रिजल्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. की फाइंडिंग्स क्या है? अगर एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखें तो रूरल में दैट इज 4,122, जो इंक्रीज हुआ है बाय 9% एज कंपेयर टू द लास्ट सर्वे 2022 एंड 3. एंड अर्बन में देखें तो इट इज 6,996, जो इंक्रीज हुआ है बाय 8% एज कंपेयर टू प्रीवियस सर्वे. तो रूरल और अर्बन की फाइंडिंग ये है कि NSSO के हिसाब से हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही इंक्रीज हुआ है by 9% and 8% respectively. Urban rural gap, it is reduced from 84% to 70%, जो इंडिकेट करता है कि रूरल कंजम्पशन में भी ग्रोथ है. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड स्पेंडिंग ऑन नॉन फूड आइटम्स. नॉन फूड आइटम्स जैसे कि कन्वीनियंस या क्लोथिंग हो गया, तो इनमें स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है. परसेंटेज शेयर ऑफ फूड इन एन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर हेल्ड फॉलन, की शेयर ऑफ फूड में डिक्रीज हुआ है. नेक्स्ट इज कंजम्पशन इनइक्वालिटी. गिनी कोएफिशिएंट डिक्लाइन हुआ है इन रूरल विद 0.23% एंड इन अर्बन 0.28
4। अब गिनी कोएफिशिएंट एक इक्वालिटी या इनइक्वालिटी स्टेटस दिखाता है कि अगर 0 है तो दैट इज परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी। हम गिनी कर्व को लाफेर गिनी कोएफिशिएंट को लाफेर कर्व के साथ पढ़ते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 बेसिकली बताता है, रेंज करता है 0 से 1 के बीच में, कि अगर ये 0 है तो इट शोज दैट, अगर ये कर्व ऐसे है तो इट शोज दैट देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी, और अगर ऐसे है तो दिस इज परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगर रेंज ऐसे करता है तो इट इज समवेयर बिटवीन द इनइक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। Next is inequality among the state. It is highest in the Sikkim and lowest in the Chhattisgarh, between the rural and urban. अब इस हाउसहोल्ड कंजम्पशन सर्वे एक्सपेंडिचर के बारे में देख लेते हैं। NSSO कंडक्ट करता है इसको रेगुलर इंटरवल्स के बाद। इनिशियली इट वॉज कंडक्टेड एट 1 year ड्यूरेशन, 1950 और 51 से शुरू हुआ था। हाउएवर इट्स 26th राउंड, द सर्वे हैज बीन कंडक्टेड रफली एवरी 5 years। गवर्नमेंट ने इसको डिस्कार्ड कर दिया था बाय साइटिंग द डेटा क्वालिटी इश्यूज। कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का। फर्स्ट इज ये कंजम्पशन पैटर्न्स को देखता है, कैप्चर करता है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना है जो, और उनका कितना शो कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वेलबींग के लिए ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड कितना स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट इज ये प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर रिवाइजिंग द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में देखें तो ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ वेइंग डायग्राम्स फॉर सीपीआई, इसेंशियल है जो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। इस सर्वे के बारे में हो गया। अब है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, 1950 में बना था। इज अ पार्ट ऑफ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड अ सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSO consists of Central Statistics Office and NSSO, सैंपल सर्वे ऑफिस। पर्पस क्या है? लार्ज स्केल सैंपल सर्वे कंडक्ट करना और ऑल इंडिया बेसिस पे डाइवर्स फील्ड में डेटा प्रोवाइड करना। सर्वे फ्रीक्वेंसी, कुछ क्विनियल सर्वेज होते हैं जो एवरी 5 years होते हैं, और एनुअल सर्वे होते हैं जो स्मॉल सैंपल स्टडीज होती हैं, एनुअली होती हैं। मेजर सर्वेज कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने देखा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। सो दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ गया तो कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स या कौन कौन से सर्वे हैं जो NSSO कंडक्ट करता है। नाउ देर आर अदर की डेवलपमेंट्स। फर्स्ट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। लेटेस्ट RBI's बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे CCS ने कंडक्ट हुआ था अक्रॉस 19 मेजर सिटीज, शोज वीकेंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्पेंडिंग। तो इसमें कॉन्फिडेंस वीकन हुआ है। अब इस CCS के बारे में देख लेते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर जो मेजर करता है डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दैट कंज्यूमर फील्स अबाउट द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म दिखाता है ऑन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी या फिर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन पे। इट सर्व्स एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना ट्रस्ट शो कर रहा है इन द इकोनॉमी। हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी इज यूजुअली रिलेटेड टू हाई स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। कि अगर कॉन्फिडेंस है, देयर इज अ हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, एंड द वाइस वर्सा ऑपोजिट। CCS responses are measured through two indices. टू इंडेक्स के थ्रू मेजर किए थे, करंट सिचुएशन इंडेक्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। करंट सिचुएशन इंडेक्स में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को कवर करता है अबाउट द करंट इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस कंडीशन एज कंपेयर टू अ ईयर अगो। लास्ट एनुअल जो था उससे कंपेयर करते हैं करंट सेंटिमेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस कंडीशन। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन अबाउट इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस कंडीशन ऑफ अ ईयर अहेड, एक साल के बाद जो प्रोडिक्शन होगा वो आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2024। IDR features external debt statistics and analysis
for low and middle income countries that reports to World Bank Debtor Reporting System DRS. की हाईलाइट क्या है? एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हो रहा है. टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज रोज बाय 2.4% in 2023, जो हो गया है $8.8 ट्रिलियन. Factors driving indebtedness, first is high interest rate, and there are other factors also. High interest rate जैसे tight money policies in high income countries pushed the interest rate to a 20-year high. Monetary policy tight होने की वजह से it has further led to high interest rate. Bangladesh and India experience over 90% increase in the interest payments in 2023. There are other factors जैसे इन्फ्लेशन है अगर तो भी डेट की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, डिप्रिसिएशन है अगर डोमेस्टिक करेंसी का, एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन. So these factors also led to probable increase in transaction of debt. Next topic, the coming topics are related to agriculture and allied sectors. First is Anna Chakra tool. Union Ministry of Consumer Affairs, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किए हैं अनचक्र पीडीएस सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल, जो मॉडर्नाइज करेगा पीडीएस सिस्टम को. अब अनचक्र क्या है? एक पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल, इसका ऑप्टिमाइजेशन टूल है दैट लेवरेज द एडवांस्ड एल्गोरिदम, जो आइडेंटिफाई करेगा ऑप्टिमल रूट्स और इंश्योर करेगा दैट देयर इज सीमलेस मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स. ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, developed in collaboration with World Food Program and IIT Delhi. इनके साथ कोलैबोरेशन से बनाया गया है. इंटीग्रेटेड विद पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एंड FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल ऑफ रेलवे थ्रू द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. तो इन दोनों के साथ इंटीग्रेट कर दिया FOIS रेलवे का एंड पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ. अब स्कैम ये देख लेते हैं. सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA. इसका ऑब्जेक्टिव है एक सिंगल विंडो सबमिशन प्रोवाइड करे सब्सिडी क्लेम करने के लिए. क्लेम स्क्रूटनी एंड अप्रूवल बाय DFPD, फैसिलिटेटिंग द एक्सपीडियस सेटलमेंट, की सेटलमेंट जल्दी हो सके, एंड दैट प्रोसेस थ्रू एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है. ऑपरेटेड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है. सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलोकेशन देखता है फूड ग्रेन्स का. एंड स्टेट्स द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग अलोकेशन विद इन स्टेट, आइडेंटिफाई करता है कौन कौन सी एलिजिबल फैमिलीज हैं और राशन कार्ड इशू करता है और सुपरवाइज करता है FPS फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज को. एवोल्यूशन अगर देखें तो फर्स्ट रिवैम्प्ड इन 1992, फिर आया था टारगेटेड PDS 1997 में, अंत्योदय अन्न योजना आई थी 2000 में, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020. नेक्स्ट इज रबर बोर्ड अनवील्ड ISNR एंड INR कनेक्ट. द इनिशिएटिव ISNR इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर एंड INR कनेक्ट were unveiled on the occasion of Platinum Jubilee celebration of Rubber Act 1947. कब रबर एक्ट आया था? 1947 में. अब इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि एक रबर बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इंश्योर करेगा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रबर इंडस्ट्री इन द कंट्री. रबर क्रॉप के बारे में देख लेते हैं. रबर ट्री द नेटिव टू अमेजोन रिवर बेसिन, introduced to tropical Asia and Africa by British, उनके थ्रू लाया गया. is obtained from the latex from the tree, जो ट्री से आता है उससे बनाया जाता, उससे ऑब्टेन होता है रबर. कंडीशंस क्या क्या है रिक्वायर्ड फॉर प्लांटेशन? फर्स्ट, क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सूट करता है. एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 200 to 300 सेंटीमीटर, जो सूटेड है इसके कल्टीवेशन के लिए. टेम्परेचर होना चाहिए 24 to 34 डिग्री सेल्सियस विद 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, तो ही रबर प्लांटेशन वहाँ पे पॉसिबल है. सॉइल इट रिक्वायर्स डीप एंड लेटराइटिक सॉइल फर्टाइल विच इज डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस. अब इस इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं. इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर,
ये अलाइन करता है इंडियाज रबर प्रोडक्शन विद द स्ट्रिंजेंट यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स. It is a key feature of initiative is its traceability certification, जो गारंटी करता है रबर का ओरिजिन एंड सर्टिफाइड इट्स कंप्लायंस. INR कनेक्ट एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है टू कनेक्ट द ग्रोवर्स ऑफ अनटैप्ड रबर होल्डिंग एंड किससे कनेक्ट करेगा इनको? विद द इंटरेस्टेड अडॉप्टर्स टू मैक्सिमाइज द प्लांटेशन प्रोडक्टिविटी. स्टेटस इंडिया के रबर सेक्टर का अगर देखें तो इंडिया ग्लोबली थर्ड रैंक करता है इन द प्रोडक्शन आफ्टर थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. कंजम्पशन में फोर्थ लार्जेस्ट है. टोटल टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है केरला, प्रोड्यूसेस ओवर 90% ऑफ इंडियाज नेचुरल रबर. ऑब्वियसली सदर्न टिप होगा बिकॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसा क्लाइमेट चाहिए. नेक्स्ट इज उसके अलावा तमिलनाडु के केरला के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय में भी प्रोड्यूस किया जाता है, बट 90% ऑफ हिस प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम केरला. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किए हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड. हेडक्वार्टर होगा निज़ामाबाद, तेलंगाना में, जो मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग रीजन है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. प्रोमिनेंट मेंबर्स होंगे कि डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज कौन कौन से. रिप्रेजेंटेटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से टर्मरिक बोर्ड में मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से. एंड स्टेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी बोर्ड बाय रोटेशन. अब ये बोर्ड एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है कि किसी एक्ट या उसके थ्रू नहीं बनी है. इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. अब टर्मरिक के बारे में देख लेते हैं. इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं. एक पेरेनियल है, थ्रू आउट द ईयर होती है. राइजोमेटस हिबिस्कस प्लांट नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया. सिग्निफिकेंस क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, हेल्प करती है लिवर डैमेज को एंड सपोर्ट्स द डिटॉक्सिफिकेशन एक्सेट्रा. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए? थ्राइव्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे टेम्परेचर हो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में. रेनफॉल बिटवीन 1500 टू 2500 mm एनुअली. वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. एंड ऑल्टीट्यूड इट इज़ बेस्ट अप टू द एलिवेशन ऑफ 1500 मीटर अबव सी लेवल. तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो सकता है. इंडियाज डोमिनेंस इन ग्लोबल टर्मरिक इंडस्ट्री. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टर्मरिक का. इंडिया अकाउंट करता है अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 62% ऑफ ग्लोबल ट्रेड. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक जो इंडिया में ग्रो की जाती है एंड इट इज़ ग्रोन ओवर 20 स्टेट, अराउंड 20 स्टेट्स में ग्रो होता है टर्मरिक. मेजर वेराइटीज विद GI टैग. इरोड टर्मरिक जिसको तमिलनाडु में के लिए GI टैग मिला है. लाकाडोंग टर्मरिक मेघालय, नोन फॉर हाई कर्म्यूमिन कंटेंट. एंड खनमल हल्दी जो है ओडिशा की, जिसके लिए GI टैग मिला है. टारगेट क्या है? डबल करना है प्रोडक्शन को टू 20 लाख टन इन 5 years एंड बाय 2030 की टर्मरिक एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए $1 billion बाय 2030. नेक्स्ट इज इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट. Indian coffee export surpasses $1 billion for the first time. Center for Monitoring Indian Economy के हिसाब से. रीजन क्या है एक्सपोर्ट में? इट इज सर्ज इन रोबस्ट कॉफी प्राइसेस बाय ओवर 60% इन 24. प्राइस इंक्रीज होने की वजह से भी इंक्रीज हुआ है. इट वॉज ड्रिवन बाय पुअर वेदर विच डिसरप्टेड द सप्लाई इन की कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड वियतनाम. क्योंकि जो मेजर जो और एक्सपोर्टर्स थे वहाँ पे वेदर कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ड्रॉट की वजह से, जो जिसने अफेक्ट किया उसके प्रोडक्शन को इन द कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड वियतनाम, जिसकी वजह से भी इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन. The sharp growth is due to stocking ahead of EU's new deforestation regulation that could raise cost of coffee and other agriculture exports to EU.
नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन देखें तो इंडिया 8th लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर ग्लोबली। ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन में। ट्रेडिशनली इट इज़ ग्रोन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया, मेनली इन कर्नाटका। हाइएस्ट प्रोडक्शन वहाँ होता है, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। Arabica and Robusta coffee are the major are of major economic importance. Arabica एक superior quality है as compared to Robusta and trades at high prices than that of Robusta. Common है, it is India fifth largest producer है Robusta coffee का, accounts for 72% of global country 72% total production जो हो रहा है कॉफ़ी का। ग्रोइंग कंडीशंस फॉर कॉफ़ी किसकी वजह से, अराबिका और रोबस्टा दोनों को कंपेयर किया है। सॉइल्स, अराबिका के लिए चाहिए डीप फर्टाइल सॉइल चाहिए, रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर में, वेल ड्रेन्ड एंड स्लाइटली एसिडिक। सेम कंडीशन दोनों के लिए, सॉइल कंडीशन दोनों की सेम है। स्लॉप्स अगर देखें तो जेंटल टू मॉडरेट स्लॉप होना चाहिए, ये जेंटल स्लॉप्स टू फेरी लेवल फील्ड होना चाहिए। एलिवेशन इज हाई और ये लो एलिवेशन में भी ग्रो कर सकता है। टेम्परेचर चाहिए 150 से 250 डिग्री सेल्सियस। कूल इक्वेबल होना चाहिए, इसमें 200 टू 300 डिग्री हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए टेम्परेचर क्लाइमेट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 टू 80%, रोबस्टा में 80 टू 90%। एनुअल रेनफॉल चाहिए 1600 टू 2500 mm और रोबस्टा में कंपैरेटिवली कम रेनफॉल चाहिए 1000 टू 2000 mm। There are other key developments. First is India's first organic fishery cluster. Union Ministry of Fishes, Animal Husbandry, Dairying launched India's first organic fisheries cluster in Soreang district of Sikkim. ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर को डेवलप करना अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये इट ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। और यही मत्स्य संपदा योजना ये प्रोवाइड करता है फॉर अडॉप्शन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इन फिशरीज सेक्टर, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और को फैसिलिटेट करता है और जनरेट करता है हायर इनकम्स। ऑर्गेनिक फिशरीज फोकस ऑन इकोलॉजिकली हेल्दी फिश फार्मिंग सिस्टम जो ग्रो किए जाते हैं बाई अवॉइडिंग द यूज ऑफ केमिकल एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड्स उनमें यूज नहीं किए जाते। सो द टॉपिक इज बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज किया है BAHS बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 और नेशनल मिल्क डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, जो बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। की फाइंडिंग्स अगर देखें तो मिल्क में इंडिया लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन ग्लोबली विद एन एस्टिमेटेड 239.30 मिलियन टन इन 2023-24। ग्रोथ देखें तो 5.62% ग्रोथ हुआ है ओवर लास्ट 10 ईयर्स। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एग में देखें तो इंडिया इज सेकंड एट ग्लोबली विद एन एस्टिमेट ऑफ 142.77 बिलियन इन नंबर्स। 6.8% ग्रोथ हुई है इन लास्ट 10 ईयर्स और मेजर स्टेट्स है आंध्रा फॉलोड बाय तमिलनाडु। वूल में प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एज 33.69 मिलियन kg एंड 0.22% ग्रोथ हुई है ओवर लास्ट ईयर। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स in Haryana has been granted WOAH reference laboratory status. This recognition is specifically इसकी expertise in the equine pherophilapmosis disease में। अब ये क्या है, it is caused by tick borne protozoan parasite जो अफेक्ट करता है हॉर्सेस को, डंकीज को, म्यूल्स को एंड जेब्रास को। इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव है डिसिमिनेट करना इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ और उनकी एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करना ग्लोबली। 183 मेंबर्स हैं, इंडिया भी मेंबर है, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट इज
डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किए हैं कि दैट नियरली 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैज़ बीन डिजिटाइज्ड इन रूरल इंडिया सिंस 2016। 2016 के कंपेरिजन में 95% ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हो गए हैं। दिस अचीवमेंट इज ड्यू टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब इस प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था रिवैम्प करने के लिए नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक्सटेंड किया गया था फ्रॉम 2021 टू 25-26 और दो नए कंपोनेंट्स ऐड किए गए थे। फर्स्ट इज कंप्यूटराइजेशन सारे रेवेन्यू कोड्स का एंड इंटीग्रेशन विद द लैंड रिकॉर्ड्स। दूसरा कंटेंट बेस्ड आधार नंबर के साथ लिंक करना रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को, आरओआर को। इसका ऑब्जेक्टिव है रिप्लेस करना मैनुअल प्रिजम्पशन लैंड टाइटल सिस्टम को विद डिजिटल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम की, जो ओल्ड रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको डिजिटल किया जाएगा। Now, what are the key initiatives under digital land record monetization program? First is भू आधार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा फॉर हर एक लैंड पार्सल के लिए, जो स्ट्रीमलाइन करेगा रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन को, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स में भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट इज नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक ई रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो इंश्योर करता है यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। भूमि सम्मान अवार्ड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, जो अचीव करते हैं सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम। Next topic is banana cultivation. According to Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA, India has achieved 10-fold increase हुआ है बनाना एक्सपोर्ट में ओवर दी पास्ट डिकेड्स, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि $1 बिलियन तक पहुंचे हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे बनाना वर्थ $300 मिलियन के। बनाना कल्टीवेशन के बारे में देख लेते हैं। ट्रॉपिकल क्रॉप है जो ग्रो होती है, टेम्परेचर जिसको चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 75 to 85%। सोइल डीप होनी चाहिए, रिच लोमी सोइल होनी चाहिए जिसका पीएच हो बिटवीन 6.5 to 7.5। शुड हैव ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो, अल्कलाइन हो। मेजर वेराइटीज देखें तो ड्वार्फ, रोबस्टा, मोन्थन, पुआन एंड डेंड्रान एक्सेट्रा। मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं आंध्रा फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात। नेक्स्ट इज टोबैको बोर्ड। ऑन इट्स फॉर्मेशन डे, Tobacco Board highlighted that earning of flue-curve Virginia tobacco farmers have more than doubled between अगर कंपेयर करें 2019-20 से 2023-24 तक, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन के लिए टोबैको फार्मर्स डबल इंक्रीज हो गए हैं। FCV टोबैको एक हाई क्वालिटी एरोमेटिक टोबैको वेराइटी है जो वाइडली यूज होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स बनाने में। इंडिया करंटली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ टोबैको फॉलोड बाय आफ्टर चाइना। अगर टोबैको बोर्ड के बारे में देख लेते हैं, हेडक्वार्टर है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1976 बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, टोबैको बोर्ड एक्ट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री को, इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ FCV टोबैको। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट विस्तार। IIT मद्रास ने पार्टनर किया है विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर प्रोजेक्ट विस्तार। अब ये क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। अब विस्तार के बारे में देख लेते हैं। एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, AI ऑगमेंटेड है, जो हर स्टेट बिल्ड करेगा ऑन देयर ओन एग्री एडवाइजरी नेटवर्क। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क है जो कनेक्ट करेगा डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को और एक्सेस प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को। ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस करना एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना। अब इसका सिग्निफिकेंस देखें तो इट एक्सपैंड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, उनकी मार्केटिंग,
वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन सब में एक्सेस को एक्सपैंड करना, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना विद रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। Next topic is nano fertilizers. Indian scientists has developed a nanomaterial coating made of nano clay for muriates of potash, MOP. MOP serves as 80% of potassium fertilizer needs. नैनो फर्टिलाइजर देख लेते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं दैट एनकैप्सुलेटेड और कोटेड विद नैनो मटेरियल। ये इनेबल करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज एंड इट्स सब्सिक्वेंट स्लो डिफ्यूजन इनटू द सोइल। इफ्को ने लॉन्च किए थे वर्ल्ड के पहले नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर इन 2021 एंड देन नैनो DAP इन 2023। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने has developed a new product nano NPK fertilizer। बेनिफिट्स क्या है? ये सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है जो वाटर और सॉइल कंटेमिनेशन को कम करेगा एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा या न्यूट्रिएंट वेस्टेज को कम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज किसान कवच। साइंटिस्ट अफिलिएटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने डेवलप किए एक इंडिजीनियस एंटी पेस्टिसाइड सूट कॉल्ड एज किसान कवच। इट इज डेवलप्ड बाय BRIC इन स्टेम बैंगलोर। ये डिज़ाइन किया गया है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। किट है जिसमें एक ट्राउज़र होगा, पुलोवर होगा एंड अ फेस कवर होगा मेड ऑफ ऑक्सिम फैब्रिक। अब ये फैब्रिक ये केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है कोई भी कॉमन पेस्टिसाइड को दैट गेट स्प्रेड ऑन टू क्लॉथ और बॉडी ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज मिल्कवीड फाइबर। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल encouraging research and development into new natural fibers including milkweed fiber। अब ये मिल्कवीड फाइबर क्या है? ये एक यूनिक नेचुरल फाइबर है जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द सीड पॉड्स ऑफ मिल्कवीड प्लांट। ये प्लांट नेटिव है नॉर्थ अमेरिका में, इंडिया में पर्टिकुलरली मिलता है राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। इसमें ऑयल मटेरियल और लिग्निन होता है। एक वुडी प्लांट सब्सटेंस है विच कैन मेक टू ब्रिटल फॉर स्पिनिंग। एक एम्फीफिलिक मटेरियल है, इसका एम्फीफिलिक मटेरियल दैट कैन एग्जिबिट बोथ हाइड्रोफिलिक, वाटर अब्जॉर्बिंग एंड वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज हैं। जनरली यूज होता है एज एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल एंड वाटर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टोमेटो ग्रैंड चैलेंज। सेंटर ने अनाउंस किया है फंडिंग एंड मेंटरशिप फॉर विनर्स ऑफ टोमेटो ग्रैंड चैलेंज। अब ये क्या है? इट सीक्स इनोवेटिव टोमेटो ग्रैंड चैलेंज, इट सीक्स इनोवेटिव स्केलेबल सोल्यूशन जो स्टेबलाइज करेगा टोमेटो सप्लाई चेन को। 2023 में लॉन्च किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स in collaboration with Ministry of Education. Tomatoes along with onion and potato, collectively referred as TOPs, have been seen huge fluctuation in agricultural commodities among all crops. TOP are the largest cultivated, सबसे ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है वो वेजिटेबल है इंडिया में। It make up more than a third of the CPI vegetable category. 1/3 category belongs to tomato, onion and potato. Operation Green was launched. PM किसान संपदा योजना के अंदर ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया था जो एड्रेस करता था प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ टॉप टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो का। लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू अदर फ्रूट्स एंड vegetable also. Next theme is about infrastructure. First topic is logistic ease across different states. Report leads 2024 रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। It was conceived on the lines of Logistics Performance Index of World Bank 2018. While LPI जो completely rely करता है on perception based that is perception based survey, लीड्स इनकॉर्पोरेट करता है दोनों परसेप्शन एज वेल एज ऑब्जेक्टिविटी। जो वर्ल्ड बैंक का है वो सिर्फ परसेप्शन बेस्ड है और जो इंडिया का है लीड्स दैट इज परसेप्शन, इट इंक्लूड परसेप्शन एंड ऑब्जेक्टिविटी बोथ। 4 पैरामीटर्स हैं या 4 की पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे इंडेक्स रिलीज होता है। फर्स्ट इज सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स,
Second is operating and regulatory environment, logistic infrastructures and logistic services. अब कैटेगरीज में चार ग्रुप्स हैं, कोस्टल, लैंडलॉक्ड, नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरी. एंड फर्दर ये इनको कैटेगराइज करता है इन दी अचीवर्स, फास्ट मूवर एंड एस्पायरर्स. अब की परफॉर्मेंस देखें या हाइलाइट्स देखें तो अचीवर्स में आते हैं गुजरात फॉलोड बाय हरियाणा, आसाम एंड चंडीगढ़. फास्ट मूवर्स में है आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश. एंड एस्पायरर्स में है केरला फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड छत्तीसगढ़. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. Inland Waterways Authority of India intermodal terminal at Kalughat in Bihar has received 5 5-star Swagrah rating from Graha. Terminal क्या होता है? It is a part of World Bank funded Jal Marg Vikas project for capacity augmentation of National Waterway 1 River Ganga. ग्रह क्या है? जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इनिशिएटिव का, टेरी का. ग्रह एक रेटिंग टूल है जो इवेलुएट करता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंसेस ऑफ बिल्डिंग होलिस्टिकली ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल. उसके साथ साथ एक डेफिनेटिव स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है फॉर ग्रीन बिल्डिंग्स. स्वग्रह, इट इज सिंपल, वर्सेटाइल, अफोर्डेबल ग्रह. इट इज गिवन टू स्मॉल स्केल स्टेक होल्डर्स. नेक्स्ट इज स्माइल प्रोग्राम. इंडियन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली साइन किया $350 million पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर द सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल, दैट इज स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम. ये एक प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक जो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू रिफॉर्म इन इट्स लॉजिस्टिक सेक्टर. ये इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेगा और इंसेंटिवाइज करेगा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को. नेक्स्ट, ये एफिशिएंसीज इंप्रूव करेगा इन एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक्स एंड इनकरेज करेगा यूज ऑफ स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम को. नेक्स्ट टॉपिक इज कांडला पोर्ट. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने अनाउंस किया मेजर इनिशिएटिव जो बूस्ट करेगा कैपेसिटी ऑफ कांडला पोर्ट. कांडला पोर्ट 1950s में बना था एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कराची पोर्ट जो पार्टीशन के बाद इंडिया से चला गया था पाकिस्तान के पास. ऑफिशियल नेम है दीनदयाल पोर्ट, रीनेम किया गया था 2017 अंडर द इंडियन पोर्ट एक्ट 1908. कच्छ में है, गुजरात में. ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो वॉल्यूम एंड फर्स्ट है पारादीप पोर्ट. इट सर्व्स एज अ गेटवे पोर्ट फॉर स्टेट्स इन नॉर्थ, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. ये होस्ट करता है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में एज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया एंड एशिया. नेक्स्ट other topics are related to services sector. First is tourism sector in India. क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा जो एम सेट करता है टू एक्सेल इन इंडियाज विजन टू बिकम अ ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म और जो प्रमोट करे कंट्री को ऑन अ लीडिंग ग्लोबल क्रूज डेस्टिनेशन. इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है टू डबल द क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years एंड डबल द वॉल्यूम ऑफ क्रूज कॉल्स. फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन हुआ इन 3 phases ड्यूरिंग 2024 to 2029 तक जो चलेगा. 3 key cruise segments है. फर्स्ट इज ओशन एंड हार्बर क्रूज सेगमेंट which encompasses ocean cruise including deep sea and coastal cruise along with harbor based yachting and sailing cruise. Second जो segment है that is related to river and inland cruise segment जो focus करता है on river and inland cruise on canal, backwaters, creeks and lakes. And third is island cruise segment जो inter island cruise और lighthouse tours को पे focus करता है. स्टेटस देखें टूरिज्म सेक्टर का, इंडिया रैंक्ड 6th इन टर्म ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन. 2022 की जीडीपी के हिसाब से इंडिया रैंक्ड 6th ग्लोबली. इंडिया रैंक 39th पोजीशन इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया था. 24th रैंक है इन यूएन वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर एंड टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू 5% ऑफ इंडियाज जीडीपी in financial year 2023. Now there are some initiatives to promote tourism sector.
फर्स्ट इज स्वदेश दर्शन। ये डेवलप करता है सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस को फॉलोइंग अ डेस्टिनेशन एंड टूरिज्म सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सेफगार्ड करता है इंडिया की एंशियंट सिविलाइजेशनल हेरिटेज। 100% FDI अलाउड है थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन टूरिज्म कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स। एंड नेक्स्ट इज देखो अपना देश इनिशिएटिव, जो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करता है। प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म, धौरदो विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जिसको अवार्ड किया गया था एज बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये इन्फ्यूज करता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स बिना इंटरेस्ट के फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स टू स्टेट्स फॉर कि वो हर एक स्टेट कॉम्प्रीहेंसिवली डेवलप कर सके आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर इन द कंट्री बाय ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एट ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट इज माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जो रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, की हाईलाइट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू एडेड जो इंक्रीज हुआ है बाय 7.3% इन करंट प्राइसेस इन 2020 टू 23। टॉप 3 स्टेट्स है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू एडेड। एम्प्लॉयमेंट 7.4% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हुआ है ओवर प्रीवियस ईयर। और एम्प्लॉयमेंट में टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात। Mid-gates making widgets phenomena. Indian firms are increasingly setting up multiple factories in the same state instead of expanding a single large factory. तो इसको mid-gates making widgets phenomena बोलते हैं कि जब कंपनीज सेम स्टेट में मल्टीपल फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करें बिना उसको instead of expanding the large factories. Multi-plant firms have lower productivity than the single plant firm of equivalent size. Hence, Indian firms are losing out of smaller countries like Bangladesh. स्टेटस देख लेते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। प्रोडक्शन ग्रोथ रेट स्टूड एट 1.4% फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो 22-23 में थी 4.7%. It accounting for 77.6% of total industrial production in index of industrial production. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो इट इज अराउंड 17% ऑफ GDP और FDI रीचेजेस 165.1 बिलियन डॉलर, 69% इंक्रीज हुआ है इन दी एज कंपेयर टू लास्ट डिकेड। इनिशिएटिव्स देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो हुए हैं वो, फर्स्ट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया, जो सपोर्ट करता है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट इसी में 5 देयर आर 5 फोकल एरियाज। फर्स्ट इज ease and cost of doing business. Next is it is future ready workforce for in demand jobs, a vibrant and dynamic MSME sector, availability of technology and quality products. मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव या एम करता है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इन ग्लोबल हब फॉर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इंडिया के विजन के साथ अलाइन करती है फॉर बिकमिंग आत्मनिर्भर। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो टारगेट करती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो टू 25% ऑफ GDP। अबाउट ASI, it is conducted under Collection of Statistics Act 2008 except in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में इट इज़ कंडक्टेड अंडर JNK कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2010। अब इस सर्वे इंडेक्स में की फैक्ट्रीज जो कवर्ड है, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर रजिस्टर्ड हुई हैं वो बीडी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट जो इस एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश हुई हैं वो, एंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी
और वो सारी यूनिट्स जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड है इन द बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जो मेंटेन होती हैं हर एक स्टेट की अलग अलग स्टेट वाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज MSMEs। 2025-26 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने रिवाइज किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ MSME। अब उससे पहले अलग अलग कैटेगरीज पे क्लासिफाई किया जाता, तीनों अलग सेक्टर को दो कैटेगरीज पे क्लासिफाई किया जाता था, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर। पहले MSMEs के बारे में देख लेते हैं। MSME 90% है ऑफ बिजनेसेस का, 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, 50% GDP में कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबली। अगर इंडिया में देखें तो इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30% ऑफ इंडियाज GDP और अराउंड 46% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स। कुछ मेजर्स हैं जो लिए गए हैं फॉर MSME इन यूनियन बजट 2025-26। फर्स्ट, ये बात करता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करने की, टू प्रमोट MSME। जैसे स्टार्टअप विल सी देयर गारंटी कवर डबल फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़ विद अ रिड्यूस्ड फी ऑफ 1% फॉर लोन्स इन 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स। नेक्स्ट इज कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम। एक नई स्कीम है जो 5 लाख तक का क्रेडिट प्रोवाइड करेगी टू माइक्रो एंटरप्राइजेस हु आर रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल और विद 10 लाख कार्ड सेट टू बी इशूड इन फर्स्ट ईयर। कि फर्स्ट ईयर में 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। There is a new fund of India with 10,000 crore will be established to expand the support for startups. Scheme of 5 lakh first time women, scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs provide किए जाएंगे loans up to 2 crore over 5 years. अब जो रिवाइज किया गया है क्राइटेरिया कि तीनों दो अलग अलग कैटेगरी पे कैटेगराइज होते हैं, इन्वेस्टमेंट पे और टर्नओवर के बेसिस पे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। कि माइक्रो एंटरप्राइज पहले करंट जो था डिवीजन से पहले, दैट इज इन्वेस्टमेंट नीडेड इज अप टू 1 करोड़ और इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 2.5 करोड़। टर्नओवर में कम से कम होना चाहिए 5 करोड़, उसको रिवाइज करके कर दिया है 10 करोड़। स्मॉल में अर्लियर इट वॉज 10 करोड़ इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट और अब इंक्रीज हो गया है 25, और वही स्मॉल टर्नओवर के केस में अर्लियर इट वाज 50 एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट दैट वाज नीडेड इज 50 करोड़, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 125 करोड़। और टर्नओवर में अर्लियर इट वाज 250 करोड़ एंड नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 500 करोड़। इनिशिएटिव्स जो MSME को सपोर्ट करने के लिए लिए गए हैं इंडिया में, फर्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये किस लिए लाई गई थी? टू फैसिलिटेट द इजी कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट्स, की बिना कोलेटरल के क्रेडिट मिले अप टू 20 लाख। अ न्यू तरुण प्लस कैटेगरी क्रिएट की गई है फॉर लोन्स जो 10 लाख से होंगे 20 लाख तक के लिए, उसके लिए तरुण प्लस कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। आई अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आ रही है। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इनिशिएटिव इज सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट। ये सपोर्ट और इन्हेंस करता है लोकल प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्ट क्वालिटी को, इकोनॉमिक पोटेंशियल को और लाइवलीहुड इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, CGTMSE, जो सेटअप किया गया था इन 2000, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड SIDBI, जिसका ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट प्रोवाइड करना टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज जो सेंक्शन की गई हैं टू MSME, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ कोलैटरल। अब एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक सब आ जाते हैं, एंड रीजनल रूरल बैंक्स। और कॉर्पस कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? गवर्नमेंट एंड सब्सिडीज का होगा इन द रेशियो 4:1, 4%, जो 4:1 for government, 1:SIDBI. All bank loans to MSME shall qualify for classification under public sector lending. Next topic is receivable securitization gaining popularity among the MSME for accessing liquidity. अब receivable securitization क्या है?
एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी कन्वर्ट करती है देयर अकाउंट रिसीवेबल्स इनटू कैश। जब उनके रिसीवेबल्स कन्वर्ट किए जाएं कैश में, कैसे? बाय सेलिंग देम एज द सिक्योरिटीज इन कैपिटल मार्केट। कंपनीज पूल देयर रिसीवेबल्स एंड ट्रांसफर देम टू थर्ड पार्टी को कंपनी ट्रांसफर करती है, विच फाइनेंसेस द परचेज बाय इशूइंग सिक्योरिटी दैट आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। सिग्निफिकेंस क्या है? ये एमएसएमई को अलाउ करता है टू अनलॉक द वैल्यू टाइड इन द आउटस्टैंडिंग पेमेंट और फंड को क्विकली एक्सेस कर सके। ट्रेड्स बिल्स फाइनेंस थ्रू ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम has seen significant growth in 2024। अब ये है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के लिए, एमएसएमई के लिए, फॉर सप्लाईज टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। ये फैसिलिटेट करता है डिस्काउंट ऑफ बोथ इनवॉइस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एमएसएमई को इनेबल करता है कि वो सिक्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस वो सिक्योर कर सके फाइनेंशियल असिस्टेंस डिजिटली एट कॉम्पिटिटिव टर्म्स, बिना कोई कोलेटरल की। 3 ऑपरेशन ट्रेड प्लेटफॉर्म्स, वन इज रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, M1 एक्सचेंज एंड इनवॉइस स्मार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनुअल सर्वे ऑफ यूनियन कॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज ASUSE फॉर 2023-4 रिलीज किसने किया है? NSO ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है मेजर करना इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल इस्टेब्लिशमेंट। किस किस में? इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज। इसमें कंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड नहीं है। पर्पस क्या है इसका? इनपुट प्रोवाइड करना फॉर पॉलिसी मेकर्स, सपोर्ट करना नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को, और जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ की मिनिस्ट्रीज, डेटा ड्रिवन डिसीजन, उन सबको भी इनपुट्स दें। अब अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में देख लेते हैं। एक प्रोड्यूसर यूनिट है विच इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम ओनर की। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ये फॉलो नहीं करते। जनरली जब हम अकाउंट्स में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं कि ओनर एक अलग एंटिटी है एंड बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। Next is assets used in such enterprise, they do not belong to the enterprise but to owners की उसकी जो assets होंगी वो owner की assets होगी, ना कि enterprise की assets होगी। और they cannot engage in the transaction or enter into any contractual relationship में enter नहीं कर सकते with the other economic units। Owners are personally liable for debt or obligation, जो generally business या establishment में नहीं होता है because business is considered as a separate entity। नेक्स्ट इज देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। फर्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी एज नॉट प्रॉफिट फाउंडेशन। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप इन पब्लिक ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट वाइल अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। एनुअल मीटिंग हुई थी डावोस में, स्विट्जरलैंड में होती है। की इनिशिएटिव क्या है? फर्स्ट मूवर कोएलिशन एंड एडिसन अलायंस। फर्स्ट मूवर कोएलिशन, द ग्लोबल कोएलिशन ऑफ कंपनीज वर्किंग टू स्केल इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज नीडेड टू डीकार्बोनाइज द वर्ल्ड्स हेवी एमिटिंग सेक्टर। दूसरा एडिसन अलायंस फॉर डिजिटल इंक्लूजन के लिए है। ये नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, जस्ट जो प्रोग्रेस मॉनिटर करता है ऑफ हर एक सेक्टर डीकार्बोनाइजेशन का। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो रिलीज होती हैं इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फर्स्ट इज फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिलीज की थी अपनी रिपोर्ट जिसका नाम था वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में। ये ओनली ट्रिपार्टाइट UN एजेंसी है 1990। ये तीनों पार्टीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। 187 मेंबर स्टेट्स हैं दैट सेट द लेबर स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं और डिसेंट वर्क फॉर ऑल प्रमोट करते हैं। इंडिया भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। 1919 में क्रिएट हुई थी एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल। इसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना और रियलाइज करना स्टैंडर्ड्स को एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड वर्क सेट राइट्स एट वर्क।
नेक्स्ट इज जेंडर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना फॉर मेन एंड वीमेन और डिसेंट एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करना, कवरेज एंड इफेक्टिवनेस को देखना फॉर सोशल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, एंड स्ट्रेंथन करना ट्राइपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग को। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन ने अटेंड किए थे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट करना ट्रांजैक्शन को स्टेट की और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की इन जनरल एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इन पर्टिकुलर। बेसिकली फोकस करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट और उसके साथ साथ ऑपरेशंस को भी फैसिलिटेट करता है सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की। देखा, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग को प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना। ये प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर बैंक्स इन ऑल द स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज। देयर आर 3 विंग्स ऑफ दिस। फर्स्ट इज प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल इंडिया म्यूचुअल एग्रीमेंट स्कीम एंड कंप्यूटर सर्विस डिवीजन। नेक्स्ट इज EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO wins International Social Security Association Good Practice Award for Asia and Pacific। 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी। इट वॉज रिप्लेस्ड बाय उससे पहले एग्जिस्ट करती थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस, जिसको रिप्लेस किया था EPFO ने। द एक्ट इज नाउ रेफर्ड एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव है to extend the reach and quality of publicly managed old age income security programs। अब इसके अंडर कुछ स्कीम्स हैं, एम्प्लॉय EPF प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। एक्चुअली जो भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट्स में जैसे उनका PF कंट्रीब्यूशन होता है, तो कुछ अमाउंट है जो एम्प्लॉयर से जाता है और कुछ अमाउंट है जो एम्प्लॉय से जाता है। अब उसमें से इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ मिनिमम फिक्स परसेंटेज है या फिर 1800 विच इज जो भी इनमें से कम होगा, employer is required to deposit that amount into the PF account। तो 1800 के जनरली मोस्टली ये होता है कि 1800 मिनिमम कैप है, तो ऑर्गेनाइजेशंस इतना ही डिपॉजिट करती हैं। एक 1800 जाता है PF में एंड सेकंड 1800 इज डिवाइडेड इनटू पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA ने रेकमेंड किए हैं रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो अलाइन करते हैं विद ग्लोबल स्टैंडर्ड ISA 1600। अब हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कॉन्स्टिट्यूशन ये बनी थी 2018 में अंडर सेक्शन 132 क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 23। ऑब्जेक्टिव है इसका जो कंटिन्यूसली इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ ऑल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। ये रेकमेंड करता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस और सर्विस क्वालिटी को ओवरसी करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किए हैं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स अथॉरिटी, जो इशू करेंगे नोटिस एंड रिकवर द ड्यूज अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में देख लेते हैं। एक अपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है इंडिया में, जो काम करती है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी? डिटेक्ट एंड प्रिवेंट करना स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबोंड इंक्लूडिंग इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, prevent and detect illicit international trade in wildlife and environmentally sensitive items और कॉम्बैक्ट करना कमर्शियल फ्रॉड को। नेक्स्ट इज NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड 2008 NCDRC रूलिंग इन आवाज एंड अदर्स वर्सेस RBI, जिसने बार कर दिया था बैंक्स को फ्रॉम चार्जिंग ओवर 30% इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यूज, डीमिंग इट एंड इसको कंसीडर किया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल कमीशन है, 1988 में बना था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको हेड करते हैं कोई भी रिटायर्ड या सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ सिटिंग ऑफ और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये एंटरटेन करता है कंप्लेंट्स जिसकी वैल्यू हो मोर देन 2 करोड़। इसका एपलेट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट कमीशंस और द डिस्ट्रिक्ट फोरम। इसके अगेंस्ट अपील लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट।
Now there are some miscellaneous topics. First is World Food and Agricultural Report 2024 Statistical Yearbook. Recently, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, जो ऑफर करता है एक सिंथेसिस ऑफ मेजर फैक्टर्स एट प्ले इन द ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप. की हाइलाइट्स क्या है इसके? इट शोज द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. ग्लोबल जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर इज अबाउट 4%. एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है 26% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कंपेयर टू 40% इन 2000. सो देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर सेक्टर्स. इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल जो एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व हैं एंड एट इन 2022 एट 226 मिलियन पीपल. 2022 में इंडिया एंड चाइना हैड द लार्जेस्ट इक्विप्ड एरिया ऑफ इरिगेशन. सबसे ज़्यादा एरिया अंडर इरिगेशन है इन इंडिया एंड चाइना. प्रोडक्शन, ट्रेड एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज में देखें तो अमेरिकन एंड यूरोप हैज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड एशिया द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ सीरियल्स. इंडिया इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन एंड फिशरी का. फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन में देखें तो देयर इज अ प्रिवेलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन हायर फॉर विमेन अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स. सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. 2000 से 2022 के बीच में एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइन हुआ है बाय 91 मिलियन हेक्टेयर और फॉरेस्ट एरिया भी डिक्लाइन हुआ है बाय 109 मिलियन हेक्टेयर. ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम एग्री फूड सिस्टम इंक्रीज हुआ है बाय 10% बिटवीन दीज 22 ईयर्स. कुछ रिपोर्ट्स थी जो न्यूज़ में थी. इंडिया स्किल रिपोर्ट जो रिलीज की है व्हील बॉक्स ने. इंडिया एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024 रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस हाउ AI शेप्स एंड शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड रिपोर्ट रिलीज की है WTO ने. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स जो रिलीज किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने. वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिलीज किया है UN DISA इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स in partnership with UNCTAD and the 5 UN regional commissions. Next is Sustainable Trade Index. इंडिया को रैंक किया है on 23rd in Sustainable Trade Index 2024 जो रिलीज किया है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर एंड हिंड्रिच फाउंडेशन ने. एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो रिलीज किया है ILO ने. सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि एक पेपर पे हम सारे रिपोर्ट्स और जो जो उसका पब्लिशर है उसका नाम लिखते हैं. विल if we revise it frequently तो I think that there might be 1 or 2 probable question from the reports and who has published that report. तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एक जगह ही मिल जाएगा कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं प्रोमिनेंट हैं और इसमें आए हैं. या फिर मेजरली ऐसे करते हैं जैसे WTO हो गया या UN से रिलेटेड एजेंसीज हैं, ILO हो गया, तो इनकी कौन जैसे इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMF हो गया, इनकी प्रोमिनेंट रिपोर्ट जो जो इंस्टीट्यूशन वाइज कर लेते हैं कि इतनी रिपोर्ट WTO ने पब्लिश की है, इतनी IMF ने की है, तो देर इज अ हाई चांस कि देर माइट बी 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिपोर्ट्स इन द प्रीलिम्स. Next is Employees State Insurance Corporation. It has been awarded one certificate of merit for its mobile application, that is AAA plus Ask an Appointment. Also awarded 3 certificates किसके लिए? For occupational accident and disease, sustainable investment and system resilience at Regional Social Security Forum for Asia and Pacific. अब ये ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने इन रियाद जो सऊदी अरेबिया में है. अब स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और आस्क एन अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं. स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये एप्लीकेशन it serves insecured persons, beneficiaries, staff and ESI pensioners and streamline healthcare service. International Social Security Association वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज. 1927 में बनी थी अंडर ILO. अब कुछ क्विक अपडेट है. फर्स्ट इज बनिहाल पास. इसका कंस्ट्रक्ट ये कंप्लीट हो गया है. दिस पास इज 2.35 किलोमीटर रोड सेक्शन ऑफ NH44 जम्मू एंड कश्मीर में है.
ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया में। ये कनेक्ट करता है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जो नदर्न और सदर्न टिप है। सो दैट वाई इट इज इम्पोर्टेंट। जेड मोर टनल, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट की है ये टनल इन गंडलबर्स सोनारमार्ग एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, इनिशियली स्टार्टेड बाय BRO इन 2025, जो इवॉल्व हुआ था विद नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इन्हेंस करेगा ऑल वेदर कनेक्टिविटी फ्रॉम श्रीनगर एंड सोनामार्ग एंड रूट टू ले। श्रीनगर को ले से कनेक्ट करेगा, प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी। अंजी खान ब्रिज, Indian Railway has unveiled a monumental engineering achievement with the completion of this bridge. इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये। लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। इट्स अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन कटरा एंड कश्मीर वैली। नेक्स्ट इज बानकनेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है इट्स री ऑक्शन पोर्टल बानकनेट, जो कंसोलिडेट करता है इंफॉर्मेशन ऑन ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक और ऑफर करता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर, जो टू डिस्कवर अ वाइड रेंज ऑफ एसेट्स। इसमें इस लिस्टिंग में इंक्लूडेड है ऑल द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउस, ओपन प्लॉट्स, एक कमर्शियल और उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी। इट इज एक्सपेक्टेड टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट and boost the investors' confidence. Next is interest coverage ratio. According to Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), and the interest coverage ratio of unlisted companies is 30-year high. ये होती है एक फाइनेंशियल रेशियो है जो बताती है किसी भी कंपनी की या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की एबिलिटी टू इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। जनरली लेंडर्स, क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स इसको यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कैपिटल लेंड करना किसी कंपनी में कितना रिस्की है। इट रिफ्लेक्ट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। लोअर ICR मतलब ग्रेटर डेट एंड हायर रिस्क एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज ईशान इनिशिएटिव। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है started working on ईशान, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव। ये इन्वॉल्व करता है कंबाइनिंग इंडियाज 4 एयर स्पेस रीजन्स इनटू अ सिंगल सिस्टम ओवरसीन फ्रॉम नागपुर। यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अप्रूव किया है यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉर यूजर्स ऑफ इंडियन ग्रिड, जो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैन इंडिया बेसिस। ये इंश्योर करेगा ग्रिड स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी और सपोर्ट करेगा इंडिया के विजन को फॉर रीइंटीग्रेशन ऑफ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू नेशनल ग्रिड बाय 2030। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स। RBI ने रिलीज किया है क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स। ये बेस ईयर लेता है 2010-11 को। डेटा सोर्स क्या है? इट इज़ अ ट्रांजेक्शन लेवल डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज इन 10 मेजर सिटीज। अब कौन कौन सी सिटीज? अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। नेक्स्ट इज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन सिविल एविएशन APMC। उन्होंने कंक्लूड किया एक अडॉप्शन अनैनिमस अडॉप्शन ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन। अब दिल्ली डिक्लेरेशन कमिटमेंट्स क्या है? रीअफर्मिंग एशिया एंड पैसिफिक मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन। ये एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है एंड एविएशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बात करता है। Ratification of international air law treaties, including amendments to Convention on International Civil Aviation. UPI, RBI ने recently decide किया है to permit small finance banks to extend pre-sanctioned credit lines through UPI. Credit lines through UPI by small finance bank. Under this facility, payment through a pre-sanctioned credit line इशू कर सकता है बाय बैंक, इशू हो सकती है बाय बैंक्स इंडिविजुअल्स के लिए विद प्रायर कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड इनेबल्ड फॉर ट्रांजेक्शन। UPI सिस्टम के थ्रू भी ट्रांजेक्शन इनेबल्ड होंगी उसके बाद। प्रीवियसली इन सितंबर 2023 RBI ने अलाउ किए थे ऑपरेशंस ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लिमिट्स थ्रू UPI फॉर बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और अब बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ITs।
सेबी ने प्रपोज किया है फ्रेमवर्क फॉर रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न टू इनहेंस द इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी. Now how it is differentiating from traditional, कैसे, where returns are directly tied to full performance. Earlier कि returns जो होगी that is completely based on the performance underlying the infrastructure assets. नए मॉडल में returns are structured with the downside protection और an upside cap, कि इसमें मिनिमम बूम और डिप्रेशन अगर जैसा सिनेरियो हो कि डाउनसाइड भी हो और अपसाइड कैप भी हो, तो दोनों को स्ट्रक्चर इस तरह से किया गया है कि इनका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े. डाउनसाइड प्रोटेक्शन कि अगर रिटर्न फॉल होती हैं और अपसाइड कैप अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होती हैं. नेक्स्ट इज मेडिकल डिवाइस सेक्टर. इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज सनराइज सेक्टर इन इंडिया. अब सनराइज सेक्टर क्या होते हैं? एक टर्म यूज़ की जाती है उन सेक्टर्स के लिए दैट इज़ डेवलपिंग एंड पोस्ट फॉर रैपिड ग्रोथ, की बहुत फास्ट पेज से इंक्रीज हो रहे हो, जो जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. इंडिया की रैंक है फोर्थ लार्जेस्ट. इंडिया हैज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस इन एशिया एंड स्टैंड अमंग द टॉप 20 इन ग्लोबल. 100% FDI allowed है through automatic route in medical device sector. Next is National Legal Metrology Portal app, EMAP. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने लॉन्च किया है ये मैप, EMAP, ऑन नेशनल कंज्यूमर्स डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को. ऑन कमेमोरेटिंग द रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट, इस दिन मिला था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज डेवलपिंग ई-मैप, किसके लिए? जो इंटीग्रेट करेगा स्टेट लेवल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को टू देयर पोर्टल्स इनटू ए यूनिफाइड नेशनल system. So that was it. We are done with the economy section. From next onwards, we'll start with the next theme. So if you guys are having any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. Do like the videos. If you think कि आपके लिए useful है, अपने ग्रुप के साथ शेयर करो. Subscribe the channel. Till then, see you in the next video. Take care.